क्लास है कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में अपन मैथ्स को पढ़ा था, गणित को पढ़ा था, आज अपन साइंस पढ़ने वाले। तो साइंस पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको पढ़ने का अपना तरीका क्या रहेगा। तो अपन सबसे पहले एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक को लेंगे, फिर उसको अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। बीच में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन बीच में डिस्कस करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसको अपन सॉल्व करके देखेंगे और नोट्स अपन साथ साथ बनाते जाएंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी अपन इधर करेंगे। तो आज और क्लास अपन एक दिन मैथ्स की लेंगे, एक दिन साइंस की लेंगे, ऐसे कंटिन्यू लेते रहेंगे और संडे को अपना छुट्टी रहेगा। ठीक है, आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। धीमे धीमे मैं इसको आपकी क्लास की टाइमिंग फिक्स कर दूंगा। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, फिर अपन इसको 1-2 वीक के अंदर मैं आप फिक्स कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो बच्चों, विज्ञान से शुरू करते हैं। तो इसको आप समझना पड़ेगा। विज्ञान समझने का सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इसको बिल्कुल आप समझोगे तो आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो विज्ञान को समझने के लिए इसको कई भागों में, कई वर्गों में इसको बांटा है। तो सबसे पहले इसको विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बोल सकते हैं। जो भी अपन सराउंडिंग चारों जो भी चीजें हैं, प्रकृति है जो भी, उसको अपन विज्ञान बोल सकते हैं। यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान है। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अपन इसको वर्गों में बांट के देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में अपन क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और जीव विज्ञान में अपन क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान को आगे फर्दर इनको 5 भागों में और बांटा है। तो भौतिकी, रासायनिकी, भूगर्भिकी, खगोलिकी और गणित। भौतिकी में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो अपन शरीर से या फिर कुछ भी जो अपन चीज देखते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, फैन का घूमना और जितनी भी चीजें रहती है वो सभी भौतिकी में आती है। हर चीज वो अपन पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिकी, इसमें रसायन आते हैं, द्रव्य, गैस, लकड़ी, कोयला, इसमें जो भी रसायन रहता है वो सभी इसमें आता है। और भूगर्भिकी, इसमें अपन पृथ्वी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। भूगर्भिकी के अंदर पृथ्वी का कैसे मतलब ये रहता है। और खगोलिकी, इसमें अपन पूरा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं कि खगोलिकी, चांद, तारे, सूरज वगैरह, वो सब उनकी अपन डिटेल से स्टडी खगोलिकी में करते हैं। गणित में अपन जितनी भी अपनी जोड़ बाकी कैलकुलेशन वगैरह रहती है वो सब अपन गणित में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या रहता है कि सजीवों पर अपन स्टडी करते हैं। तो चिकित्सा विज्ञान, इसमें क्या करते हैं कि जीवों को कैसे ठीक किया जाए उसकी स्टडी करते हैं, उसको कैसे क्योर किया जाए, ये चिकित्सा विज्ञान में, मेडिकल साइंस में अपन पढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान, इसमें क्या करते हैं कि अपन पेड़ पौधों पर स्टडी करते हैं और उसको पूरा समझते हैं। प्राणी विज्ञान, इसमें अपन जीवों पर, जीव जंतुओं पर स्टडी करते हैं प्राणी विज्ञान में। ठीक है, तो आज अपन अपना फ्रेश टॉपिक लेंगे जो होगा इनमें से भौतिकी के। अपन बिल्कुल नए चैप्टर से शुरू करते हैं, उसका नाम रहेगा बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। ये भौतिकी के अंदर आता है। इसको बल एवं गति को समझने के लिए सबसे पहले अपन को आना चाहिए कि भौतिक राशियों को कैसे व्यक्त करते हैं। भौतिक राशियों को कैसे व्यक्त करना है ये अपन को आना जरूरी है। जैसे किसी भी भौतिक राशि को अपन उसके आंकिक मान और उसके मात्रक से व्यक्त करते हैं। किसी भी भौतिक राशि, जैसे कि द्रव्यमान, जैसे 3 kg द्रव्यमान है, 3 kg, ठीक है, या 5 मीटर ले लो। तो इसमें देखो पहले आप, इसमें किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए अपने पास इसका आंकिक मान 3 kg, मतलब इसका आंकिक मान कितना है 3 kg, और इसका मात्रक क्या है kg। आंकिक मान कितना 3 और इसका मात्रक है kg। वैसे ही इसमें देखो, इसका आंकिक मान है 5 और इसका मात्रक है मीटर। तो भौतिक राशियों को ऐसे व्यक्त करते, ठीक है, आया समझ। तो ऐसे व्यक्त करते
भौतिक राशियां बहुत होती हैं, उसमें से सभी को अपन दो वर्गों में बांटते हैं। उसको भौतिक राशियों को व्यक्त करने समझने के लिए उसको अपन दो भागों में बांटते हैं, अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। ठीक है, तो अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। तो आप फर्स्ट ऐसे स्टार डाल के लिखिए कि अदिश राशि एवं सदिश राशि, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शुरू करेंगे अदिश राशि। तो आप एक पॉइंट लगा के लिखिए अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी आप डेफिनेशन लिखो। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा का बोध नहीं होता, यानी कि उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। जैसे कि द्रव्यमान, समय, चाल, ऊर्जा आदि, ये सब और भी बहुत क्वांटिटीज है जो अदिश है। तो ये चीजें हो गई। क्या समझे कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसमें उसके आंकिक मान और उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको अपन अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अब एग्जांपल लेके अपन देखेंगे। अभी नेक्स्ट आप लिखिए सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशि होगी, इसकी अपने परिभाषा लिख ली और उसके उदाहरण लिख दिए। अभी सदिश राशि लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बल, विस्थापन, त्वरण आदि। ठीक है, ये हो गई अपनी सदिश राशियां। तो सदिश राशि में आपने लिखा कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और इसके अपन एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, अभी इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो हमने अदिश राशि और सदिश राशि की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो अपन ने लिख लिए। अभी अपन इनको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, तो ये 3 kg है, इसको व्यक्त करने के लिए अपन को क्या दिशा की आवश्यकता होगी? क्या इसमें ये 3 kg, 3 इसका आंकिक मान है और kg इसका मात्रक है। तो 3 kg इसमें कोई अपन को दिशा की कमी महसूस नहीं हो रही, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो ये 3 kg, तो ये क्या हो गया? इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। तो ये अदिश राशि हो गया। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि ये कोई एक व्यक्ति इधर से चलना शुरू करता है, इधर से 3 मीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंचता है, फिर बी बिंदु से चलता है और 4 मीटर चलता है। तो इसमें इसने दूरी कितनी तय की? 3 मीटर। और इसमें इसने इस दूरी कितनी तय की? 4 मीटर। ठीक है, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन किसको बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को अब विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, तो इसमें विस्थापन कितना हो गया? 3 और 4 7 मीटर। और दूरी इसने कितनी तय की? 3 मीटर पहले की और 4 मीटर पहले की। तो इसका विस्थापन और दूरी 7 मीटर हो गया। ठीक है, इस नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे कि एक व्यक्ति पहले 3 मीटर चलता है और फिर चलता है 4 मीटर इसमें। ठीक है, तो इसने दूरी कितनी तय की? पहले 3 मीटर की और फिर 4 मीटर की। अब देखो इसका विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन किसको बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, सीधी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। ये विस्थापन आगे अपन नेक्स्ट इसी टॉपिक में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं विस्थापन, सीधी दूरी ऐसे। तो ये इधर से इससे एंगल, इसका कोण हो गया थीटा कोण मान लेते हैं अपन, थीटा डिग्री पे ये रहेगा। ठीक है, तो इसका विस्थापन ये हो गया। तो ये वैसे पाइथा, ये इधर से इधर 90 डिग्री मुड़ा, तो पाइथागोरस नियम से ये दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 मीटर होगी, ये 4 मीटर होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 25 और 25 का उधर कर्ण का स्क्वायर, इधर आया तो रूट हुआ
25 का रूट होता है 5, तो 5 मीटर अपना विस्थापन आ गया। तो देखो दूरी को व्यक्त करने के लिए अपन को कोई दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी, दूरी डायरेक्ट कैसे, इसमें दूरी इसने कितनी तय की, 3 और 4 7 मीटर तय कर दी। और विस्थापन ज्ञात करने के लिए अपन को दिशा की आवश्यकता हुई, अपन को बोलना पड़ेगा कि ए से थीटा डिग्री पे जाएंगे तो सी बिंदु पर मिलेंगे, तो ये विस्थापन रहेगा। इसमें अपन को ए सी के अनुदिश 5, विस्थापन कितना है ए सी के अनुदिश 5 मीटर, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे व्यक्त करने हैं, वो अपन कैसे लिखते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। और ये हो गया। तो अपन क्या समझे कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो अदिश राशि होती है, और जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि होती है। तो एक एग्जांपल सदिश का एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये कोई वस्तु है, ये एक सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ये इस पे रखी हुई है। इधर से इधर को एक व्यक्ति धक्का लगा रहा है, ठीक है, उसका कोई परिमाण मान लेते हैं कि वो धक्का, जितना इधर से ये धक्का लगा रहा है इतना ही इधर से एक और धक्का लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है। तो दोनों बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे तो ये हिलेगी नहीं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, दो व्यक्ति इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, दो व्यक्ति, तो ये हिलेगी इधर। तो देखो इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन किस दिशा से बल लगा रहा है, नहीं तो ऐसे बल, दो व्यक्ति बल लगा रहे हैं तो किधर से लगा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या वे वस्तु किस तरफ गति करेगी, ये कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए बल को अपन को लिखने के लिए दिशा की आवश्यकता महसूस हो रही है। ये बोलना पड़ेगा कि ये व्यक्ति इस दिशा से बल लगा रहा है और ये व्यक्ति इस दिशा से बल लगा रहा है, और इसमें दोनों व्यक्ति इस दिशा से बल लगा रहे हैं। तो ये हमें इसके साथ बताना पड़ेगा। तो हम क्या समझे, दो तरह की राशियां होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं महसूस होती है, और सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये ठीक है, ये अब हमने एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब इसको अदिश राशि हो गया अपना पूरा, सदिश को अपन और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसको लिखा जाता है वो देखते हैं। तो हम समझते हैं कि किसी सदिश को लिखते कैसे हैं, सदिश का संकेतन कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपन पहले समझते हैं फिर अब लिखेंगे। पहले समझो आप कि P से Q की तरफ सदिश है, P से Q की तरफ गया तो इसका मूल बिंदु क्या है P, और अंतिम बिंदु क्या है यानी शीर्ष बिंदु क्या है Q। तो सबसे पहले किसी सदिश को लिखने के लिए उसके मूल बिंदु को लिखते हैं, तो इसका मूल बिंदु है P, ठीक है, और बाद में लिखते हैं इसका शीर्ष बिंदु Q। और इसको फिर सदिश है तो इसकी दिशा किधर है, P से Q की तरफ, तो इसका निशान भी तीर लगा देते हैं इसके ऊपर PQ। इसको पढ़ने में अपन पढ़ेंगे कि PQ सदिश, ठीक है। तो सदिश का संकेतन, इसमें आप लिखो एक पॉइंट बना के PQ सदिश को लिखेंगे कैसे, आप पहले पॉइंट बनाओ और फिर लिखो पुच्छ का अक्षर पहले तथा शीर्ष का अक्षर बाद में, और उसके ऊपर फिर तीर का निशान लगा देते हैं, और एग्जाम्पल में लिख दो PQ वेक्टर, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट अपन समझेंगे, इसको और अपन बढ़ाते हैं, PQ सदिश से आगे और अपन क्या लिख सकते हैं। तो किसी सदिश को लिखने के लिए इसको अपन ए सदिश ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको PQ पूरा ऐसा नहीं लिखे, इसके लिए इसको छोटे समझने के लिए बुक्स वगैरह बुक्स यूज करती है ए वेक्टर या बी, मतलब जो भी आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो ए वेक्टर मान लिया इसको, तो इसको सिंपली आप ए वेक्टर लिख सकते हो, ए सदिश, या फिर यूं लिख सकते हो कि गहरे अक्षर से आप ऐसे ए लिख दो, मतलब गहरा अक्षर होना चाहिए। तो बुक अपन नोटबुक में लिखते हैं तो ऐसा नहीं करते, इसलिए इसको सिंपली ए वेक्टर ऐसे लिखने में अपन को सुविधा होती है। बाकी लिखे अब ऐसे लिख सकते हैं, ए गहरा ए लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर PQ वेक्टर,
ए वेक्टर और पी क्यू वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको सीधा सिंपल समझने के लिए इसको ए वेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अपन लिखते हैं कि ए वेक्टर का किसी सदिश को लिखने के लिए उसके परिमाण और उसकी दिशा की आवश्यकता होती है। तो ए वेक्टर, इसमें ये परिमाण इसका ए हो गया, वेक्टर इसकी दिशा दिखा रहे, तो इसको और आगे विस्तार से लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं कि ए वेक्टर का ऐसे मापांक लेते हैं, मापांक लेंगे। ये मापांक कैसे लेते हैं आगे और बताऊंगा आपको। तो ए वेक्टर का मापांक और इसकी दिशा के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं ए कैप। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आसानी से समझ में आ जाए अपन को, तो इसलिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं, और बुक्स में इस तरीके से हम समझेंगे और अपन को समझने में आसानी रहे, इसलिए ऐसे लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो ए वेक्टर बराबर इसको मापांक को, या सीधा आप ऐसे ए भी लिख सकते हो, ठीक है, ए के। तो अब हमारे पास किसी सदिश को लिखने के लिए फाइनल फॉर्मूला आ गया, ए वेक्टर बराबर ए कैप। ये ए कैप क्या बताता है? इसकी दिशा को बताता है कि इस तरफ है, इसकी दिशा को, ए कैप इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और ए इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। तो ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, ये हो गया सदिश। किसी सदिश को इस फॉर्मेट में लिखा। तो देखो, सदिश को व्यक्त करने के लिए हमने 3 पॉइंट पढ़े थे और समझे थे, और फिर हमें ये मिला था ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक इंटू ए कैप। ए वेक्टर का मापांक क्या है? ए का परिमाण है, ठीक है। ये जो एग्जांपल लिया था पी क्यू, ये पी से क्यू की तरफ, तो इसका परिमाण क्या होगा? पी क्यू, ये पूरा पी क्यू हो गया। अभी सदिश को कई भागों में बांट सकते हैं, तो उन भागों में से आप छोटी क्लास में हो तो आपको सिर्फ एक सदिश, उसका एक भाग लिखा हुआ है एकांक सदिश, तो एक पॉइंट बना के आप एकांक सदिश लिख सकते हो। तो हमें यह प्राप्त हुआ था। तो पहले आप एकांक सदिश क्या होता है उसको समझो, समझना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक ए कैप, ठीक है। तो ए कैप बराबर, ए कैप को इधर लाए, ए कैप लिख सकते हैं। ए कैप बराबर ये ए वेक्टर, ये इसके मल्टीप्लाई में है ए वेक्टर का मापांक, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक, ठीक है। तो हम इकाई सदिश, ये ए कैप क्या है? इकाई सदिश। इसको प्रैक्टिकली समझे तो ए कैप क्या है? इकाई सदिश का मतलब क्या है कि इकाई दूरी, ये पूरी दूरी है, पूरा इसका परिमाण है, तो इसकी दिशा में सिर्फ इकाई दूरी, इसको कैसे लिखा जाए? तो इसमें इसको लिखने के लिए तो हम कह सकते हैं कि किसी सदिश में उसके परिमाण को का भाग देने पर ये जो सदिश रहेगा, ये जो सदिश इसमें इसका पूरे परिमाण का भाग देने पर उसकी दिशा में इकाई सदिश प्राप्त होता है। इकाई मतलब एकांक, ठीक है। इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि इकाई सदिश मतलब इकाई दूरी, ठीक है। तो इसको ये फॉर्मूला एकांक सदिश का फॉर्मूला हो गया, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक, ठीक है। ये पढ़ लिया। अभी लिखने में ऐसे लिख सकते हैं इकाई सदिश। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो कि किसी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग देने पर उसकी दिशा में इकाई सदिश प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसको लिख सकते हो, हिंदी में आप लिख सकते हो इकाई सदिश बराबर सदिश अपॉन सदिश बटे सदिश का परिमाण, ठीक है। फिर आप उसके इस फॉर्मूले को लिख सकते हो इकाई सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण, ए सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। ये हो गया अपना एकांक सदिश। समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला पॉइंट डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और धीमे धीमे हम पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस
कंप्लीट कर देंगे।